चलो तो शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम डिस्क का स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा है और डिस्क का एक्सेस टाइम किस किस चीज को इंक्लूड करता है। सीक टाइम, इसका मतलब एक ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक जाने का जो टाइम है वो हुआ सीक टाइम। फिर रोटेशनल लेटेंसी, कि आप जिस सेक्टर पर पहुंचते हो उस पर्टिकुलर ट्रैक के, वहीं से आपको डेटा रीड करना हो ये जरूरी नहीं है, तो पहले आपको डिस्क को रोटेट करना पड़ेगा जब तक कि आप उस पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते जहां से आपको सेक्टर को रीड करना शुरू करना है। एंड फाइनली रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो टाइम है, इसका मतलब जिस डेटा को आप रीड करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो उस सेक्टर या उन सेक्टर्स के ऊपर मूव करने में जो टाइम लगेगा वो है आपका रीड राइट टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल देख चुके हैं। अब जरूरत नहीं। चलो तो आज की क्लास में क्या देखेंगे सर आज की क्लास में देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो सर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करती है? सर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो ऑर्डर डिफाइन करती है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो ऑर्डर डिफाइन करती है जिस ऑर्डर में डिस्क एक्सेस के लिए जो रिक्वेस्ट आई हैं उनको सर्व किया जाएगा। सो just note down। राइट, तो किस ऑर्डर में आप डिस्क को एक्सेस करते हो ये डिफाइन करेगा आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोला था मैंने? जो सीक टाइम है उस सीक टाइम को मैं रिड्यूस करना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट है तो अभी हमने सिर्फ एक बोला कि एक रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन आपको ये चीज पता है, क्या पता है? जब डिस्क ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, अगर मैं किसी आईओ के लिए रिक्वेस्ट करता हूं तो वो प्रोसेस वेट करने जा सकती है ना। अगर कोई प्रोसेस डिस्क रिक्वेस्ट के लिए परफॉर्म कर रही है तो वो प्रोसेस वेट करने चली गई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरी प्रोसेस हो सकता है शेड्यूल हो जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारी प्रोसेसेस, जब एक रिक्वेस्ट सर्व हो रही है तो उसमें तो बहुत टाइम लग रहा होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारी प्रोसेसेस की जो रिक्वेस्ट है डिस्क को एक्सेस करने की वो आपकी क्यू में चली जाएगी। सर इज दिस शेड्यूलिंग फॉर द स्पेसिफिक रीड राइट एट विच वर्क बिटवीन डिफरेंट हेड्स? नहीं भाई, आप लोग क्या ना तो बात नहीं समझते हो। मैंने कल से आप सीधे सीधे कहा था कि डिफरेंट हेड अलग अलग जगह पे नहीं हो सकते। सारे के सारे जो रीड राइट हेड है वो एक साथ मूव करते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास 15 रीड राइट हेड हैं 15 प्लेटर्स पे, 30 टोटल होंगे, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस पे, तो अगर मैं सरफेस 0 के ट्रैक 1 पे है मेरा पहला वाला रीड राइट हेड, तो सारी सरफेसेस की ट्रैक 1 पे ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हार्डवेयर है यार, इट्स एन हार्डवेयर, और ये आपका एक हार्डवेयर है, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि ऐसा थोड़ी हो सकता कि कोई भी किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है। नहीं, इट्स एन स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर, तो सॉलिड स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मूव कर रहा है, इसका मतलब वो साथ में सेम ट्रैक के ऊपर, सेम सिलेंडर के ऊपर मूव करेगा। समझ गए? तो ऐसा मत बोलो कि सर इज दिस द शेड्यूलिंग फॉर द स्पेसिफिक रीड राइट हेड? नो, नॉट फॉर स्पेसिफिक रीड राइट हेड। सारे के सारे रीड राइट हेड सेम ट्रैक पे एक साथ जाते हैं, राइट। तो अगर मैं अभी ट्रैक नंबर 50 पर हूं, सारे के सारे सरफेसेस पर, और अगर मुझे ट्रैक नंबर 67 पे जाना है, तो अगर रीड राइट हेड को मैं ट्रैक नंबर 67 पर लेकर के जाता हूं तो सारे के सारे सरफेसेस में मेरे सारे के सारे रीड राइट हेड ट्रैक नंबर 67 पर चले जाएंगे। समझो, सॉलिड है, ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आधे ऐसे आगे पीछे घूम रहे हैं, नहीं, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ये पूरा का पूरा एक साथ ट्रैक के अंदर आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर एक साथ मूव करता है। ठीक है,
चलो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का? बात समझना, मुझे जितना ज्यादा ट्रैक्स का मूवमेंट करना पड़ा, मुझे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और इंटर ट्रैक मूवमेंट टाइम अगर मुझे पता हो तो इंटर ट्रैक मूवमेंट के बेसिस पे मुझे उतना ज्यादा सीक टाइम लगेगा सारी की सारी रिक्वेस्ट को सर्विस करने में। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपका जो सीक है, नंबर ऑफ सीक्स हैं, उसको मिनिमाइज किया जा सके। सो सीक क्या है? एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे, तो आप टोटल कितनी ट्रैक को मूव करते हो वो मैं मिनिमाइज करना चाहता हूं। क्लियर है? क्लियर है? ये बताओ। चलो, सो कंसीडर a disk with 200 cylinders. Numbered from 0 to 199, obviously 200. Currently, the read-write head is at cylinder number 53 when disk arm is moving towards higher numbered cylinder. सिलेंडर है, बहुत सारे सिलेंडर हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूं सिलेंडर 200 है तो ट्रैक्स कितनी होंगी हर सरफेस में? अगर सिलेंडर 200 हैं तो हर सरफेस में ट्रैक्स कितनी होंगी? कल का स्ट्रक्चर भूल गए सर हम। अगर ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, तो ये सारे के सारे ट्रैक्स भी हैं सरफेसेस में। तो एक और सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी ट्रैक्स होंगी। यस, सो देयर इज वन सिलेंडर, देयर इज अनदर सिलेंडर। लेट्स अज्यूम कि ये 0 है और ये 199 है, तो इन बिटवीन देयर विल बी 198 सच अदर सिलेंडर्स। In between there will be 198 some other cylinders in between these two cylinders. So this is the innermost track. The cylinder number 199 represents the outermost track of the surface. Clear? Clear है? So if this is cylinder number 0 and this is cylinder number 199, so this particular track on a surface will be track number 0 of that surface, and this track will be track number 199 of that surface. So what did I say? Number of tracks in a surface will be same as number of cylinders in the disk. In a single surface, एक single surface के अंदर जो number of tracks होंगी वो
डिस्क के अंदर टोटल जितने सिलेंडर्स हैं उनके इक्वल होगी, क्योंकि एक सिलेंडर हर सरफेस में एक पर्टिकुलर ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सिलेंडर थोड़ा सा वैसा, मतलब जिसका हाइट भी होगा उसको समझो, अदरवाइज ये सिर्फ एक सिंगल ट्रैक है और ये सारी की सारी ट्रैक इस सिलेंडर नंबर 0 का पार्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो डिस्क, कॉपी क्यों कर रहे हो, आपका जो डिस्क हेड है या फिर रीड राइट हेड है वो करेंटली सिलेंडर नंबर 53 पे है। इसका मतलब सुनना, इसका मतलब आपकी रीड राइट हेड करेंटली हर सरफेस के ट्रैक नंबर 53 पर है। इसका क्या मतलब, सारे के सारे रीड राइट हेड एक साथ सब सरफेस में सेम उस पर होते हैं, सेम ट्रैक पर होते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे रीड राइट हेड हर सरफेस में ट्रैक नंबर 53 पर हैं और डिस्क आर्म हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहा है। सो अगर मैं बोलता हूं किस डायरेक्शन में है, तो जो इनर मोस्ट है उसको नंबर 0 दे दो और जो आउटर मोस्ट है उसको नंबर 199 दे दो। तो करेंटली मैं 53 पे हूं और मैं आउटर सिलेंडर्स की तरफ मूव कर रहा हूं। इसका मतलब मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं। एक्चुअल में आप समझोगे उसको उस तरीके से, तो है ना। चलो ये अच्छा हुआ कॉपी था। सो अगर मैं सिलेंडर नंबर 53 पे हूं तो मैं कभी यहां कहीं किसी सिलेंडर नंबर 53 पे हूं, और अगर मैं बोल रहा हूं हायर नंबर्ड सिलेंडर पे हूं, इसका मतलब मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं। अगर मैं हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ जा रहा हूं तो मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि लोअर नंबर सिलेंडर मैंने यहाँ जो कंसिडर किए वो अंदर की तरफ कंसिडर किए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, सुनना, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट यही मानना कि आप हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, बाकी इन जनरल क्वेश्चन में डिफाइन होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सो ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर आपके पास 200 सिलेंडर हैं, इसका मतलब हर सरफेस में 200 ट्रैक्स हैं और करेंटली आपका रीड राइट हेड ट्रैक नंबर 53 पर है और ये गिवन है कि आपका जो रीड राइट हेड है वो हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर। नाउ ऑल्सो कंसीडर the disk request for the following cylinders in the disk access queue. तो यहां पर क्यू क्यों है, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग डिस्क एक्सेस को सर्विस करने की कोशिश कर रहे हो, उस पॉइंट पर दूसरी प्रोसेस भी डिस्क को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है या ना। यार और रिसीव्ड इन दी सेम ऑर्डर, ये भी रखना। तो क्यू है, तो क्यू का स्ट्रक्चर अगर मैंने ये बोल दिया कि डिस्क एक्सेस क्यू, तो आपको रिसीव्ड इन दी सेम ऑर्डर बोलने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं बोलने की जरूरत थी, क्योंकि अगर क्यू के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आई है तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है। क्यू के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आई है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है। इसका मतलब क्यू में जो सबसे आगे लगा हुआ है वो सबसे उस सिलेंडर नंबर के लिए रिक्वेस्ट सबसे पहले आई होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई है वो डिस्क नंबर 98 के लिए आई है। फिर लेट्स अज्यूम कि डिस्क नंबर 183 के लिए है। फिर लेट्स अज्यूम कि डिस्क नंबर
37 के लिए है। और क्या ऑर्डर ले सकते हैं? फिर नीचे आ जाओ, फिर इसी के पास चले जाओ। कितनी रिक्वेस्ट ले लें? 336 ऊपर चला गया, वापस से नीचे ले आओ एक बार, पास में ही रख लो। सो ये आपके पास रिक्वेस्ट आई है मान लो। इसका मतलब आपके पास डिस्क क्यू में जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले सिलेंडर नंबर 98 के लिए है, फिर सिलेंडर नंबर 183 के लिए है, फिर सिलेंडर नंबर 37 के लिए है, फिर 122, फिर सिलेंडर नंबर 114, फिर सिलेंडर नंबर 124, देन सिलेंडर नंबर 65, देन सिलेंडर नंबर 67, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन जिसमें आप करेंटली हो। तो ये आपकी कहानी है। There are different disk scheduling algorithms. First one that we'll discuss is the FIFO, or don't call it FIFO, call it first come first serve. जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। Second is shortest seek time first. Scan, also known as elevator algorithm. Just try to remember, एक क्वेश्चन आया था जब मैं आप लोगों से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात कर रहा था और वहां पर एलिवेटर लिखा आ गया था। मैंने आपसे बोला था कि ये यहाँ से रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि जो एलिवेटर एल्गोरिदम है ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो वहां पर ये नाम हम लोगों ने देखा था, सी स्कैन। सो दिस इज द नॉर्मल स्कैनिंग। सो इसका क्या फुल फॉर्म है? स्कैन ही है, ठीक है। सो दिस इज सर्कुलर स्कैन। लुक, नाम ही से है लुक, सी लुक, दैट इज सर्कुलर लुक। तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो हमको डिस्कस करनी है। और कंसिडर हम सेम सिचुएशन करके चल रहे हैं कि ऐसी मेरे पास एक डिस्क है, अब मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि किस पर्टिकुलर केस में कितनी सीक रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिंपल कहानी है, नाम से ही पता है कि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट रिसीव हुई है उसी ऑर्डर में सर्व की जाएंगी। जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट रिसीव हुई है उसी ऑर्डर में सर्व की जाएंगी। तो ये क्या कहता है? रिक्वेस्ट आर सर्व्ड in the order
in which they are received क्या है सर ये? So this is cylinder number 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175. The last cylinder number is 199. तो कौन कौन सी रिक्वेस्ट आई हैं ये भी एक बार बता दो। जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं सो अगर मैं 98 की पोजीशन देखूं तो ये यहां कहीं होगा। So 183, 175, 187 तो मिड से थोड़ा सा यहाँ कहीं ये है आपका 183, 37, maybe in between 122, is this 124, 14,
is this. $65. ये कुछ स्ट्रक्चर है। चल, और करेंटली आप कहां पर हो? The current position is at 53. क्लियर? तो ये मैंने सारे सिलेंडर नंबर्स डिफाइन कर दिए जिनको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, है ना? तो बात समझते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। व्हाट हैपेंड इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? सर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने बोला कि रिक्वेस्ट आर सर्व्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। तो किस ऑर्डर में रिसीव हुई होंगी? जिस ऑर्डर में वो डिस्क क्यू पे दिखाई दे रही हैं, जिस ऑर्डर में वो डिस्क क्यू पे दिखाई दे रही हैं उसी ऑर्डर में रिसीव हुई होंगी। हाँ है ना? इतना समझ में आता है कि मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट दी सेम टाइम हो सकती हैं डिस्क को एक्सेस करने के लिए। इतना समझ में आता है कि मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ डिस्क एक्सेस क्यू में हो सकती हैं। यस, क्योंकि जब आपकी कोई पिछली रिक्वेस्ट सर्व हो रही हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरी प्रोसेसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट करके और डिस्क एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करके और ब्लॉक हो सकती हैं। हाँ या नहीं? डिस्क एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करके ब्लॉक हो सकती हैं दूसरी प्रोसेसेस ड्यूरिंग दैट टाइम। यस और नो? इतना समझ में आता है? यस सर। चलो, तो फर्स्ट वन इज क्वाइट सिंपल, वी आर लुकिंग एट दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अभी मेरा जो डिस्क है, अभी मेरी जो डिस्क है वो टुवर्ड हेड नंबर सिलेंडर की ऊपर चल रही थी। अभी मैं करेंटली कहां पर हूं? सर, अभी आप बोले हो कि अभी आप हो तो दम ये मैं किसी और रीजन से बना रहा हूं तो इसको थोड़ा सा अभी नोट मत करना, बाद में हटा दूंगा। ओके, तो करंटली मैं जिस पोजीशन पे हूं वो है नंबर 50। यार ये बोर्ड के साथ कुछ करना पड़ेगा।
राइट। अब जब आप डिस्क नंबर करेंटली 53 पे हो, करंटली आप 53 पे हो, तो सबसे पहली रिक्वेस्ट जो डिस्क एक्सेस क्यू में दिखाई देगी वो दिखाई देगी क्यू नंबर, वो दिखाई देगी सिलेंडर नंबर 98 पे। तो आप अभी करंटली हो सिलेंडर नंबर 53 पे, तो सबसे पहले आप जाओगे सिलेंडर नंबर 98 पे, सबसे पहले आप जाओगे सिलेंडर नंबर 98 पे और उस सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको सर्व करोगे। उस सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग जिस भी सेक्टर से डेटा को एक्सेस करना होगा उस सेक्टर को एक्सेस करोगे। क्लियर? तो करेंटली आप 53 पे थे, आप गए 98 पे। सर अब क्या, जब 98 के करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी तो फिर आप जाओगे सिलेंडर नंबर 183 पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सिलेंडर आपको जिस पे जाना है वो है सिलेंडर नंबर 183, राइट। सो देन यू विल मूव टू द सिलेंडर नंबर 183। नाउ सिलेंडर नंबर 183 से जो भी रिक्वेस्ट होगी, जिस भी सेक्टर के डेटा को एक्सेस करना होगा आप उसको एक्सेस करोगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट दिखाई देगी सिलेंडर नंबर 37 के लिए। सो यू विल गो बैक टू द सिलेंडर नंबर 37 from cylinder number 183. So come back to the cylinder number 37. After servicing the request from cylinder number 37, you will have to move to the cylinder number 122. After servicing the request from cylinder number 122, you need to serve the request from cylinder number 14. Then you will go back to cylinder number 124. After servicing the request at cylinder number 124, you will go back to cylinder number 65. After servicing the request at cylinder number 65, you will move to the cylinder number 67. So, अगर आप first come first serve order use कर रहे हो, then this will be the order in which the request will be served. Yes or no? This is the order in which request will be served. हाँ? राइट तो अगर मुझसे कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ सीक विल बी हाउ मेनी, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट यूजिंग फास्ट कम फास्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल बी व्हाट। सो सर टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट विल बी, आप सिलेंडर नंबर 183 पर गए हो सिलेंडर नंबर 53 से, तो सबसे पहले तो आपने इस डायरेक्शन में कितना सिलेंडर मूव किया आपको वो पता चला कि सिलेंडर नंबर 53 से 183 तक गए, तो व्हाट एवर दिस वैल्यू इज आपने उतने सिलेंडर मूव किए। नाउ जब आप सिलेंडर नंबर 183 पे थे तो आप वहां से वापस से 37 पे गए। सो हाउ मेनी सिलेंडर्स यू वर एट सिलेंडर नंबर 183 एंड यू वेंट टू सिलेंडर नंबर 37, सो यू मूव those many number of, or you traveled those many cylinders. Now then cylinder number 37 to 122, so next one will be 122 minus 37, then next will be 122 से आप वापस से 14 पे आए, then 14 से आप वापस 124 पे गए, 124 से आप वापस 65 पर आए, और फाइनली 65 से 67 पे गए। So I'm not calculating the value, but these are the total number of tracks जो आपको मूव करनी पड़ी। These are the total number of tracks जो आपको मूव करनी पड़ी
एक्सेस करने के लिए। हाँ, अब आदर्श सर बोल रहे हैं कि सर 53 से 98 पर जाएंगे पहले ना, बिल्कुल जाएंगे। तो मैं एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, सुनना। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सुनना अच्छे से, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूं पहले 98 गया, इसका मतलब 98 टू 53 मैंने कितने मूव किए, 98 माइनस 53, राइट। उसके बाद में 98 से 183 पे गया, इसका मतलब मैंने कितने किए, 183 पर गया मैं, कहां से, 98 से। 183 पर गया मैं 98 से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करूंगा तो 98 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इफेक्टिवली इसकी जो वैल्यू है वो 183 माइनस 58 है, वो इफेक्टिवली 183 माइनस 58 है। तो जब तक मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की, उस डायरेक्शन में मैंने कितने मूव किए वो तो उतने ही रहेंगे ना। समझ गए आदर्श, कि उसको मैं दो बार में काउंट करूं या एक साथ एक डायरेक्शन में कितना मूव किया वो एक साथ काउंट कर लूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं उसको दो अलग अलग बार में काउंट करूं या एक साथ एक डायरेक्शन में कितने सिलेंडर्स मूव किए वो काउंट कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? So this is first come first serve. क्लियर है सबको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सर नेक्स्ट कौन सी? सेकंड एल्गोरिथम विल बी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। Thank you. Shortest seek time first. So what happens? आप करेंटली जिस सिलेंडर नंबर पर हो, आपकी करंट पोजीशन से जिस रिक्वेस्ट के लिए आपको मिनिमम सीक परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपको अपनी करंट पोजीशन से जिस सिलेंडर और या फिर जिस रिक्वेस्ट के लिए मिनिमम सीक परफॉर्म करनी पड़ेगी, आप उसके ऊपर सबसे पहले जाओगे। So what happens in this? The request with respect to the request for closest cylinder from the current position The request for closest cylinder number from the current cylinder number is serviced first. इसका मतलब आप जहां पर अभी हो, जिस सिलेंडर पर आप करंटली हो, वहां से जो सबसे क्लोज होगा, इसका मतलब जिस पर जाने में आपको सबसे कम ट्रैक को मूव करना पड़ेगा, जिस सिलेंडर नंबर पर जाने के लिए आपको सबसे कम ट्रैक मूव करनी पड़ेगी, उस सिलेंडर नंबर पर सबसे पहले जाओ, है ना। सो दैट्स व्हाट दी, अरे तुम बीच में कहां से आ जाते हो हर बार, idea is पर इसको कॉपी करना पड़ेगा, उन्हें बार बार बनाने पड़ेंगे।
ओके चलो, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है क्या मुझको जीवन में? कभी देख लेते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में लगी तो ठीक है। सो द रिक्वेस्ट फॉर क्लोजेस्ट सिलेंडर नंबर विल बी सर्विस फर्स्ट। तो आप करेंटली किस सिलेंडर नंबर पर हो? सर करेंटली हम सिलेंडर नंबर 53 पर हैं। Currently we are at cylinder number 53. कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना पिछले वाले में? एक एक्स्ट्रा लाइन क्यों दिख रही है? अच्छा, मैंने पिछली बार 53 को एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट किया था। That's fine. अब बताओ, सबसे पहले कौन से सिलेंडर की रिक्वेस्ट सर्व होगी? सबसे पहले कौन से सिलेंडर की रिक्वेस्ट सर्व होगी? गुड इवनिंग सर। सर कॉलेज की वजह से शेड्यूल बिगड़ गया है सर, अभी ज्वाइन करी है आज की क्लास, समझ आएगा कि नहीं? आकाश आएगा समझ, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक और चीज पूछनी थी, और अच्छा हुआ आकाश ने ये चीज बोली कि सर कॉलेज की वजह से टाइमिंग बिगड़ गई है। मैं आपसे जो चीज जानना चाह रहा हूँ वो ये बताओ कि इसके तुरंत बाद डीएमजीटी शुरू होने वाला है, तो हम उसको 5:30 से ही कंटिन्यू करें या 6 बजे से या 6:30 बजे से कर लें? एक बार प्लीज अपना फीडबैक दे दो कि आप लोगों को क्या कन्वीनियंट लगता है। 5:30 से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को क्लासेस की प्रॉब्लम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉलेज से कब आते हो, अगर कॉलेज, क्योंकि पहले तो कोरोना चल रहा था तो हम इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब कॉलेज जाने लगे हो आप लोग, तो ऐसा ना हो कि कॉलेज से आते ही मतलब 5-10 मिनट का ब्रेक भी ना मिले और सीधे क्लास के लिए बैठना पड़ता हो। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या हम इसको आगे आधे घंटे के लिए पोस्टपोन कर दें 6 बजे से, या 5:30 से ही चलने दें? ओए होए, ये पूछ करके देखो, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो लोग 5:30 तो ओके है, लेकिन बात समझो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 6 या 6:30 कर दूं, क्योंकि जिन लोगों के लिए 5:30 ओके है उनके लिए वो ओके है, आई मीन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचो जो अगर कॉलेज से आने में 5-5:15 तक कॉलेज से वापस आते होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेज 4 या 4:30 एंड हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेज 5:30 तक एंड होते हैं, 5 तक एंड होते हैं, इसलिए बस मैं इस चीज से पूछ रहा था। हाँ राधेश्याम, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए बस 5:30 ओके, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ 4-4:30 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन कुछ के यहाँ नहीं होती। बेटा 7 बजे तो नहीं कर पाऊंगा, आई मीन उतना फायदा मत उठाओ उतना फायदा मत उठाओ, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी हैं। तो मैं इसको 6 बजे कर देता हूँ। यस सर, 6 विल बी फाइन। तो मैक्सिमम लोग 6 के लिए हैं, तो अगर 5:30 वाली क्लास अटेंड कर पा रहे हो तो मैं आपको आधे घंटे का गैप तो एक्स्ट्रा दे ही रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा उतना मैनेज करो। 6 से करूंगा मैं डीएमजीटी की जो क्लासेस हैं वो, ठीक है? चलो तो देखते हैं इसको। सर करेंटली मैं 53 पर हूं। अब देखना, 53 से सिलेंडर नंबर 37, 53 से सिलेंडर नंबर
37 है डिस्टेंस 14 पर, 53 से सिलेंडर नंबर 37, 53 से 53 से सिलेंडर नंबर 37 है, कितना डिस्टेंस पर? 53 से 37 क्लोजेस्ट दिखाई दे रहा है 37, और वो है डिस्टेंस 16 पे, राइट। और अगर मैं सिलेंडर नंबर 65 की बात करता हूं तो वो है डिस्टेंस 14 पे, नहीं डिस्टेंस 18 पे। सो 37 is at a distance 16 and 65 is at a distance 12. 65 it is distance 12. बाकी सारे इन दोनों से दूर ही होंगे, बाकी सारे इन दोनों से दूर ही होंगे, है ना। तो 53 से मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? सर मैं 53 से सबसे पहले जाऊंगा 65 पर। क्यों? क्योंकि ये सबसे पास में था। अब मेरी करंट पोजीशन क्या है? सर अब मेरी करंट पोजीशन 65 है, अब मेरी करंट पोजीशन 65 है। तो 65 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्लोजेस्ट कौन है? सर 65 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्लोजेस्ट 67 है। तो जो मैं नेक्स्ट जाऊंगा दैट विल बी 67। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो सर्व होगी दैट विल बी 67। अब 67 से 37, 67 से 37 है डिस्टेंस 30 पे, लेकिन 67 से 98 है डिस्टेंस 31 पे, है ना। अगर मैं 67 से देखता हूं तो मेरे पास दो है, 67 से 37 जो है वो है डिस्टेंस 30 पे, और 67 से 98 जो है वो है डिस्टेंस 31 पे। तो 67 से मैं वापस कहां आ जाऊंगा? सर 67 से आप वापस आ जाओगे 37 पर। ये समझ में आया सबको कि करंट पोजीशन, अगर मैं करंटली सिलेंडर नंबर 67 पे था तो वहां से जो सबसे पास में सिलेंडर था वो था सिलेंडर नंबर 37, तो मैं 67 से वापस कहां आ गया? 37 पे आ गया। अब 37 के जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा है? 37 के क्लोजेस्ट सिलेंडर नंबर है 14। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो मुझे मिली हुई है रिक्वेस्ट क्यू में वो है 14, तो मैं 14 के लिए जाऊंगा। अब उसके बाद सारी की सारी चीजें लाइन से चलेंगी। 14 के बाद आप कहां चले जाओगे? सर 14 के बाद यू will definitely go at cylinder number 98. After cylinder number 98, the next closest will be 122. Then the next will be 124, and after 124, the closest cylinder will be 183. Clear है ये सबको? क्लियर दैट अगर मैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट की बात करता हूं तो ये जो आपकी कहानी है ये होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ सीक। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सीक? और टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट आर इक्वल्स टू 67 माइनस 53। देखो पहले मैं इस डायरेक्शन में 67 तक गया फ्रॉम 53, फिर 67 से 14 तक आया, और उसके बाद 183 तक गया फ्रॉम सिलेंडर नंबर 14। Clear? So this will be the total number of track movement. This will be the total number of track movement with respect to shortest seek time first. अब सुनना, कुछ स्पेशल केस भी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल केस भी हो सकते हैं। कैसा? अभी तक हमने उस बारे में बात नहीं की है, अभी तक हमने उस बारे में बात नहीं की है, लेकिन क्वेश्चन के साथ में ही आपको वो चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि अगर उसने कुछ ये दे दिया कि लेट्स एज्यूम कि एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे जाने पे 1 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, और लेट्स एज्यूम 1 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है, बहुत कम है। एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे जाने में 1 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, और उसने साथ साथ ये बोल दिया कि कभी भी देखो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ, अभी आप इस डायरेक्शन में आपका हेड मूव कर रहा था, अभी हेड नंबर सिलेंडर की तरफ आपका हेड मूव कर रहा था,
तो यहां पर क्या रीड राइट हेड को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी? यस सर, यहां पर रीड राइट हेड को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। तो क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि रीड राइट हेड को अपनी डायरेक्शन चेंज करने में कुछ टाइम लगता है, ये भी हो सकता है कि रीड राइट हेड को अपनी डायरेक्शन चेंज करने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर ये टाइम गिवन हो तो टोटल सीक टाइम कितना होगा, कितनी ट्रैक मूव हुई मल्टीप्लाई बाय कितनी ट्रैक मूव हुई मल्टीप्लाई बाय इंटर ट्रैक मूवमेंट टाइम। इसका मतलब एक ट्रैक से उसकी क्लोजेस्ट ट्रैक पे जाने में कितना टाइम लगता था, प्लस टोटल कितने रीड राइट हेड के डायरेक्शन के चेंजेस हुए और हर चेंज में, सो यहां पर 2 चेंज हुए और हर चेंज में कितना टाइम, लेट्स एज्यूम कि मैं बोल रहा हूं कि 50 मिलीसेकंड लगता है। लेट्स एज्यूम कि रीड राइट हेड को अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में 50 मिलीसेकंड लगता है, तो जो ओवरऑल टाइम आता उसके साथ में 2 बार ये 50 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि 2 बार आपको रीड राइट हेड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, हाँ या ना? तो क्वेश्चन में ये चीज भी गिवन हो सकती है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने ट्रैक मूव करते हो। कभी कभी क्वेश्चन में वो ये भी एक्सप्लिसिटली बोल सकता है कि जब भी आपको रीड राइट हेड की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है। समझ गए बात? तो ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपका रीड राइट हेड की डायरेक्शन चेंज हुई है, यहाँ पर भी आपके रीड राइट हेड की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो कितनी बार रीड राइट हेड की डायरेक्शन चेंज हुई है और एक बार डायरेक्शन को चेंज करने में कितना टाइम लगता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर व्हाटएवर इट इज। आई डोंट नो, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस, आप साथ के साथ कैलकुलेट कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। चल, तो ये 2 हो गए। सर तीसरी एल्गोरिदम कौन सी है? सर तीसरी एल्गोरिदम है स्कैन और एलिवेटर एल्गोरिदम।